हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय न्यू क्लासरूम। दिस इज खुशी जोशी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय न्यू क्लासरूम पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि घर से बेहतर और कोई सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। तो मैं आपके लिए अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यही बता देती हूँ कि केंद्रीय समस्याएं यानी अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करवाने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आर्थिक जो समस्याएं होती है वो अर्थशास्त्र में होती है। तो उन समस्याओं के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक समस्या क्या होती है। तो वर्तमान समय में जो भी सीमित हमारे साधन है, वर्तमान समय में सीमित साधनों का इस प्रकार उचित वितरण कि भविष्य में उनका अच्छे से प्रयोग भी हो जाए और उनका उन साधनों की वृद्धि भी हो जाए, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम विरासत में छोड़ सके। तो इस प्रकार का समायोजन किस प्रकार किया जाए, ये है एक आर्थिक समस्या। फिर हम ये जान लेते हैं कि जो भी अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले लेफ्ट विच की परिभाषा जान लेते हैं कि लेफ्ट विच क्या कहते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि आर्थिक समस्या का संबंध वर्तमान समय में जो सीमित साधन है उनका उचित प्रकार से बंटवारा करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी समायोजित करके रखा जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी लेफ्ट विच की परिभाषा। आगे आती है एरिक रोल की। एरिक रोल क्या कहते हैं वो जान लीजिए। एरिक रोल का कहना है कि ये सबसे बड़ी चुनाव की समस्या है कि किस प्रकार साधनों का इस वितरण करें कि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी विरासत में मिल सके। तो ये सबसे ज्यादा चुनाव की समस्या पर उन्होंने गौर फरमाया है कि ये चुनाव की ही समस्या है कि साधनों का किस प्रकार वितरण करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा। तो आई होप आपको समझ में आई है। ये छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, कई बार 1 नंबर में भी परिभाषा पूछ लेते हैं कि आर्थिक समस्या की परिभाषा किसी एक अर्थशास्त्री के द्वारा बताएं। तो आप ऐसे करके आप किसी एक परिभाषा को याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे आते हैं हमारे वैकल्पिक प्रयोग यानी अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर व्यक्तियों को कुछ इस प्रकार के चुनाव करने पड़ते हैं, यानी दो वस्तुओं के अंदर चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए दूध है, दूध का बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि दूध से पनीर भी बनता है, रसगुल्ले भी बनते हैं, दही भी बनता है, या हम कहें पनीर बनता है। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस बन जाते हैं। तो अब इनके ये अल्टरनेटिव यूजेस हो गए ना, इनमें से हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना है, यानी दो वस्तुओं के अंदर हमें किसी एक वस्तु का चुनाव करना पड़ता है, वो हमारी वैकल्पिक प्रयोग हो गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अब ये हमें चुनाव करना पड़ता है कि दो वस्तुओं में हमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, यानी एक की तुलना में हम किसका चुनाव करें। तो ये भी हमारी समस्या बन जाती है। तो ये हो गए हमारे वैकल्पिक प्रयोग, यानी हमारे जो सीमित साधन हैं उनका हम किस प्रकार से चुनाव करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि हो जाए। तो ये भी एक आर्थिक समस्या है। अब ये तो हो गई आर्थिक समस्या। अब जो हमारा फोकस जिस लेसन यानी जिस टॉपिक पे है इस लेसन का, वो है केंद्रीय समस्या, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था सबसे पहले क्या है। अर्थव्यवस्था मनुष्यों की आजीविका चलाने का एक साधन है, यानी उस चीज़ का लेखा जोखा रखता है कि वह मनुष्य किस प्रकार इन साधनों का प्रयोग करके अपनी आजीविका चलाता है। तो अब आजीविका यानी ये तो हो गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जो समस्या होती है, यानी वो अर्थव्यवस्था केंद्रित हो गई ना, तो वो होगी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्या बताई गई है, जिसका सबसे पहला पॉइंट है कि उत्पादन किस प्रकार करें और कितनी मात्रा में करें। सेकंड है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, ठीक है। और तीसरा आता है उत्पादन किसके लिए करें, यानी कि जो भी उत्पादन है वो उपभोक्ताओं या उत्पादकों किस
किसके लिए किया जाए, यानी यह स्वरोजगार के से संबंधित है, यानी यह उत्पादन के यानी वितरण से संबंधित है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उत्पादन जिसके लिए हमें करना है वो हमें देखना होता है कि हमें एक व्यक्तिगत वितरण करना है या कार्यात्मक वितरण, यानी इंडिविजुअल हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्यक्तिगत वितरण यानी किसी एक व्यक्तिगत इकाई के लिए हो गया, और एक कार्यात्मक वितरण हो गया जैसे कि फर्म में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो वो एक समूह में कि उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस चीज़ों का हमें उत्पादन करना है। यानी किसी फर्म में कर रहे हैं तो उन्हें एक पूंजीगत वस्तुओं का चाहिए होगा, और इंडिविजुअल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके अंदर व्यक्ति की उपभोक्ता वस्तुओं की, यानी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि उपभोक्ता के लिए या फिर उत्पादक के लिए, यानी व्यक्तिगत वितरण या फिर कार्यात्मक वितरण किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर हमारा आ जाता है कि ये तो थी सैमुअल्सन ने जिन चीज़ों पर केंद्रित की थी कि केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती है, बट दो समस्याएं और भी है जो भी मुख्य हैं कि साधनों का उचित प्रयोग किस प्रकार हो, पूर्ण उपयोग किस प्रकार हो, और सेकंड आता है कि साधनों का अधिकतम विकास किस प्रकार हो। तो हमारे जैसे ये तो दे दिया सैमुअल्सन ने। ये दो जो ये केंद्रीय समस्याएं हैं वो स्टिगलर और लेफ्टविच ने दी कि ये भी समस्याएं जरूरी है। जब पहला है कि साधनों का पूर्ण उपयोग किस प्रकार हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी 4 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, और जैसे इनका प्रयोग पूर्ण नहीं हो पाता, यानी किसी भूमि पर किसी मजदूर को लगा रखा है तो केवल एक व्यक्ति उस भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा, या तो उसके उत्पादन प्रभावित होगा, यानी या फिर उससे समय लग जाएगा। अगर उसी जगह 2 या 3 व्यक्ति काम करेंगे तो गुणवत्ता में भी सुधार होगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। या फिर जैसे आप देखते हैं कि फैक्ट्रियां बंद रहती है, उनके अंदर यानी अगर हम श्रमिकों को लगाकर उनका यानी उसके कार्य में हम गुणवत्ता को ला सकते हैं, उसके कार्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इससे साधनों का हम पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। सेकंड आता है कि उसका साधनों का अधिकतम विकास किस प्रकार हो, यानी कि अब आर्थिक विकास किस प्रकार, हम ये क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति की निरंतर आय में वृद्धि होना वो क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि जब व्यक्ति की आय में निरंतर यानी प्रति व्यक्ति आय में निरंतर यानी वृद्धि होती रहती है तो वो हो गया आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स, ये साधनों का जब हम व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो क्या हो पाएगा, उसका पूर्ण उपयोग हो पाएगा साधनों का, क्योंकि वो अधिकतम फिर उपभोग भी करना शुरू करता है। फ्रेंड्स, हम अब हमारे आर्थिक जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं जो कहता है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किन वस्तुओं का पूछ रखा है ना, तो सबसे जरूरी आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कि दाल, चीनी, गेहूँ या आप कुछ घी वगैरह, इस टाइप से कि किन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है किन उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कि जिससे उनकी आय में सर्जन हो सके। जो उत्पादक जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, गाड़ी हो गई, या कोई ऐसा व्हीकल हो गया जो उत्पादक बनाते हैं, तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है जैसे ये उत्पादक वस्तुएं हो जाती हैं ना जो उनकी पूंजी में वृद्धि करती हैं, यानी उनकी पूंजीगत वस्तुएं भी कहलाती हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारी युद्धकालीन वस्तुएं, जैसे कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। युद्धकालीन वस्तुओं का किया जाए कि युद्ध में हमारे काम आ सके, जैसे बंदूक, तोप या बम या टैंक, ये इन चीज़ों का किया जाए। या शांतिकालीन वस्तुओं पर गौर किया जाए कि शांतिकालीन वस्तुएं का निर्माण किया जाए। तो ये समस्या रह जाती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो और फिर हमारे इसी क्वेश्चंस के अंदर दूसरा क्वेश्चन में बनता है कि कितनी मात्रा में किया जाए। हमें क्या पता चले कि उपभोक्ता वस्तु जो है उनका कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए।
या पूंजीगत वस्तु है उसका कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए। तो इसका फ्रेंड्स यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तु हो चाहे पूंजीगत वस्तुएं हो, जितनी मात्रा से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि हो जाए और उत्पादक को अधिकतम लाभ हो जाए, उतना ही इनफ होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारी पहली समस्या हो जाती है कि हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर हमारी सेकंड समस्या आती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी किस विधि, यहाँ पर किस प्रकार करना है, इसका मतलब है विधि पूछ रहा है कि किस विधि में करें। तो ये विधि होगी कि हमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना है या पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान देखिए, जैसे कि हमारे टेक्निकल जितने भी जैसे मशीनें हैं उनसे प्रयोग करें, या फिर मजदूरों को लगवाकर मजदूरी करवाकर, यानी फिर उस तकनीक का प्रयोग करें। तो ये हो गया कि उत्पादन श्रमिकों के योगदान से करवाना है या मशीनों से। तो ये भी समस्या आती है। हमारा टॉपिक आता है कि उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र क्या है वो जान लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जिसका संबंध दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से निर्भर करता है, यानी दो वस्तुओं के यानी साधन एवं तकनीक के वैकल्पिक प्रयोगों पर निर्भर करता है। जैसे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक तरफ है हमारे साधन और एक तरफ है हमारे तकनीक। तो उन दो वस्तुओं में हमारे जो वैकल्पिक प्रयोग बनते हैं, यानी ये संयोग दिखाता है कि किस एक्सिस पर कितना उत्पादन हुआ है, यानी ये संभावना जताता है। तो ये हो गया हमारा उत्पादन संभावना वक्र, यानी उत्पादन की जो संभावना को दर्शाता है वो वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। फिर आता है सैमुअल्सन की एक परिभाषा है उत्पादन संभावना वक्र की। उनके अनुसार कि जब दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, यानी साधन एवं तकनीक के द्वारा दो वस्तुओं के इस प्रकार साधन बनते हैं, संयोग बनते हैं कि उस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर अधिकतम रोजगार की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक तरफ हो गया उत्पादन ये साधनों के द्वारा, यानी दो वस्तुओं के संयोग हो गए ना, तो वो उधर दिखाता है कि इतना उत्पादन हुआ तो कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला, ये भी उसका रोजगार के अंतर्गत यानी उसका संभावना जताता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्या को कहीं ना कहीं उसके निपटारे के लिए, केंद्रीय समस्या के सुझाव के तौर पर, उत्तर के तौर पर हमारा ये उत्पादन संभावना वक्र यूज़ होता है, यानी ये समस्या को सुलझाने के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, रिटर्न के अंदर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि स्क्रीन पर समझाना थोड़ा सा टफ है। और आपको अजम्पशंस यानी मान्यताएं परिभाषा सहित मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों में दो वस्तुएं के उत्पादनों के वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। जैसे कि मैंने ये बना रखा है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इधर दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर जो भी संयोग बनेंगे हमारे, जैसे कि ये इस प्रकार से संयोग बनता है, तो यहाँ पर क्या संयोग होगा, यहाँ पर क्या संयोग होगा, यानी ये संयोगों को प्रकट करता है कि हमारी वैकल्पिक संभावनाएं क्या होती है। तो देखिए आगे हमारे जो अजम्पशंस आती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा होती है। ये मान्यता है उत्पादन संभावना वक्र के बारे में कि उत्पादन में जो भी साधन होते हैं ना वो स्थिर होते हैं। उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, यानी यहाँ पर रोजगार को भी देखा जा सकता है।
आगे है स्थिर तकनीक का प्रयोग होता है और दो वस्तुएं यानी एक तरफ पूंजीगत और एक तरफ उपभोक्ता यानी दो वस्तुओं का उत्पादन का यहाँ पे संभावना लगाई जा सकती है। तो आगे ये संभावना सूची हम देख लेते हैं। वस्तुएं दी गई हमें दो, गेहूं और कपड़ा, जैसा कि बताया परिभाषा में भी कि दो वस्तुओं के उत्पादनों के देखता है ना। तो देखो दो वस्तुएं हैं, गेहूं और कपड़ा, और ये ABCD ये क्या हो गए, विभिन्न संयोग। तो कहता है जब 0 संभावना होती है तब कपड़ा कितना होता है, अधिकतम 12, और जब 2 होता है तब क्या होता है, कपड़ा 10, और जब गेहूं की मात्रा 4 होती है तब कपड़े की 6, और जब गेहूं 6 होता है तब कपड़ा अधिकतम पर आकर और 0 हो जाता है। तो इसका इस प्रकार से वक्र बनेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमने ड्रॉ किया, फिर एक तरफ क्लॉथ को ले लिया और एक तरफ वीट यानी गेहूं को ले लिया। तो इसके संयोग लिख दिए हमने 12 तक दिए हुए हैं कपड़े के, और गेहूं के 6 तक। तो देखिए जब गेहूं 0 है तब क्लॉथ कितना है, 12 यानी अधिकतम। जब गेहूं 2 है तब कपड़ा कितना है, 10, और जब गेहूं 6 है तब कपड़ा कितना है, जब गेहूं 4 है तब कपड़ा कितना है, 6, और जब गेहूं 6 हो जाती है तब कपड़े 0 हो जाता है यानी यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इसे PPC भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है। आगे हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं दो मुख्य रूप से दी गई है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है और दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। कैसे, वो देखिए कि देखिए आपने यहीं पर भी देखा कि देखो नीचे की तरफ आता है तो ये ढलान इसका नीचे की तरफ होता है, और ये देखिए मूल बिंदु हमारा O है, O होता है सेंटर हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी नतोदर है। तो ये इसकी विशेषताओं को शो करता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी बताया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उसके अंदर ये नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ होता है ना, तो ये ढलान नीचे की तरफ होता है और ये मील बिंदु की ओर नतोदर होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ये कोई टफ नहीं है विशेषताएं, और ये जनरली पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताओ। तो यह बड़ा 4 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर के अंदर भी। तो फ्रेंड्स इसे कवर भी करना है आपको, और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण फर्स्ट वीडियो आज अपलोड हो गई है और सेकंड जल्द आपके लिए हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन टॉपिक्स को कवर किया है। देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है आर्थिक समस्या क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है आर्थिक समस्या। और फिर आती है आर्थिक समस्या के कारण क्या है, तो मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। आर्थिक समस्या के कारण है असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग। फिर आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो केंद्रीय समस्याएं मैंने बताया जैसा कि किन वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में करना है। दूसरी समस्या आती है किन वस्तुओं जिन वस्तुओं का उत्पादन करना है वो किस प्रकार करना है, और तीसरा कि उत्पादन किसके लिए करना है। फिर आता है उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की संभावना को दर्शाता है कि कितना उत्पादन होगा, और वो केंद्रीय समस्या के सुलझाने में भी सहायक है। फिर आता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं, जो कि मैंने आपको अभी अभी करवाई है कि एक तो होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर, और दूसरा है कि ये नीचे की ओर झुका होता है। तो ये फ्रेंड्स कोई टफ नहीं है, और मैंने इसका उत्पादन संभावना वक्र का आपको रिटर्न में उदाहरण भी समझा दिया है। तो आपको ये टॉपिक करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी अपलोड होगी, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अंटिल देन टाटा।